नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो फैसला हो गया साहब, 14 दिन के भीतर किसी 2 जगह से चुने हुए सांसद को ये फैसला लेना होता है कि उसको कौन सी सीट रखनी है, कौन सी छोड़नी है। कल 14 दिन पूरे होने वाले थे और उससे पहले राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला कर लिया। अब वो रायबरेली के सांसद रहेंगे, लेकिन ना तो इनकी चुनाव समिति की बैठक हुई, ना सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, ना पार्टी में कोई आम सहमति बनाने की कोशिश की गई। और मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह की तरह जो एक कठपुतली अध्यक्ष बनाए गए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको और केसी वेणुगोपाल को बैठा करके तीनों माँ बेटा और बहन ने तय कर लिया कि वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी। अब दिलचस्प बात यह है कि यह गांधी नेहरू परिवार की 10वीं सदस्य है जो सक्रिय चुनावी राजनीति में कूदने जा रही हैं, चुनाव लड़ने जा रही हैं। और एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि एक ही संसद में, हालांकि सोनिया गांधी अब राज्यसभा की सदस्य हैं, पर एक ही संसद में एक ही समय एक ही परिवार के 3 सदस्य आपको दिखाई देंगे अगर प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से जीत करके आ जाती हैं। सबसे पहले नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, मेनका गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वरुण गांधी। तो इस नेहरू गांधी परिवार से कुल मिलाकर के 10 ऐसे चेहरे हैं जो अब तक आजादी के बाद से अलग अलग लोकसभा में या राज्यसभा में रह चुके हैं। सीधे जुड़ते हैं प्रयागराज से अनुपम मिश्रा जी के साथ और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, आप कुछ नाम छोड़ गए, जैसे विजय लक्ष्मी पंडित हमारे यहाँ, ये इनकी बुआ थी या चाची थी नेहरू जी की। हाँ, हमारे यहाँ यूं तो शीला कौल भी और शीला कई नाम आ शीला जाएंगे। शीला विजय लक्ष्मी, ऐसे कई नाम छूट गए साहब। मतलब आप और ये सब क्लोज रिलेटिव्स हैं, एकदम एक जी हाँ, जी परिवार हाँ, के लोग। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ऐसे कई दूसरे चेहरे हैं, बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। तो साहब, ये वंशवाद जिंदाबाद, खानदानशाही जिंदाबाद, और कोई किसी तरह की अब हिचक भी नहीं है। 99 सीटें आ गई हैं तो उनको लगता है कि हम फिर अपना परिवारवाद आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिर देखिए साहब, आज मैंने रॉबर्ट वाड्रा की क्या गलती है? उनको भी कहीं स्थापित कर देते लगे हाथ। आएंगे सर, मैंने आज 2-3 ट्वीट किए हैं, मैं तीनों बता दे रहा हूँ। पहले तो मैंने लिखा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मिलकर तय किया कि सोनिया के राज्यसभा जाने के बाद रायबरेली राहुल अपने पास रखेंगे और प्रियंका वायनाड जाएंगी। और फिर इस फैसले की घोषणा के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे खड़ा कर दिया। तो तमाशा बना लिया। मतलब आप लोग कमरे से निकल के आते हैं, कहते हैं सुनो सुनो मल्लिकार्जुन जाके ये बोल दो, या बोल दो। इनको खुद भी तो कुछ लगना चाहिए। दूसरे, मैंने ट्वीट ये भी किया कि साहब रॉबर्ट वाड्रा भी आएंगे। देखिए इसलिए आएंगे, मैं बताऊं, वो इतनी जिद मचाए हुए हैं कि आप उन्हें रोक नहीं सकते। प्रियंका गांधी भी जिद की हुई थी। प्रियंका गांधी बार बार कह रही थी यार हमको लाओ, यार 15 साल से भटक रहे हैं। वो कभी कहती थी मैं यहां से लड़ जाऊं, मैं वहां से लड़ जाऊं, उन्हें पार्टी से क्लियरेंस ही नहीं मिलती थी। ऐसा नहीं है। तो प्रियंका गांधी जैसे आई, राहुल भी आएंगे, रॉबर्ट वाड्रा भी आएंगे, धैर्य रखिए। तीसरा मैंने ट्वीट किया है आज कि साहब देखें, प्रियंका गांधी वाड्रा, तो नाम सुनिए, प्रियंका गांधी वाड्रा, जैसे वो बेनजीर भुट्टो जरदारी जैसे वो रखती थी ना, या उनके लड़के हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। सब किसी खानदान का कुछ रह ना जाए, मतलब जो इधर से मिले इधर से ले लो, इधर से मिले इधर से ले लो। बहरहाल एक और जनरेशन पार चले जाएंगे, फिर इनको दिक्कत आएगी, क्योंकि एक एक नाम में 3-3 सरनेम लगेंगे। अभी 2-2 सरनेम लग रहे हैं, फिर 3-3 लगेंगे। मैंने लिखा कि प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे
बेटे का नाम रेहान राजीव वाड्रा कर दिया गया, राजीव गांधी लगा दिया गया। जल्दी ही बेटी का नाम बदल के मिराया इंदिरा वाड्रा कर दिया जाएगा, और फिर एक और भाई बहन की जोड़ी तैयार हो जाएगी आपको संविधान बचाने के लिए। तो मतलब एकदम तमाशा आप देखें कि लड़के का नाम बदल दे रहे हैं, उसमें राजीव गांधी लगा दे रहे हैं। क्यों लगा दे रहे हैं भाई इतने? और ये आज की बात नहीं है, ये 2024 है। उस लड़के का नाम 2015 में बदला गया, बाकायदा ऑफिशियली अखबार में विज्ञापन देना पड़ता है, अखबार विज्ञापन नाम बदला गया। यानी जब वो लड़का कक्षा 6-7 में था तभी कर दिया गया था कि भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। आप सोचें, उसको कक्षा 6 में 5 में उसका नाम बदल में उसके नाम के आगे भारत के प्रधानमंत्री का नाम लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया? क्यों लगा दिया गया भाई? गांधी भी नहीं, सीधे राजीव गांधी। तो मतलब उन्होंने कक्षा 5-6 में एक और पुष्टि तय कर ली। राहुल गांधी आ चुके थे, प्रियंका गांधी आ चुकी थी, 15 साल से प्रियंका गांधी राजनीति कर रही है और अगली पुष्टि तय कर ली थी। अब तो माशाल्लाह इनके साथ आपको हर रोड शो में नजर आते हैं, हर फंक्शन में नजर आते हैं, हर सभा में नजर आते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है, और इसको कैसे लोग टॉलरेट करते हैं मेरी समझ के बाहर। कैसे लोग इसको डिफेंड करते हैं ओंकार जी। आज किसी ने मेरे इस ट्वीट पे लिखा कि मोदी और शाह वहां पे मनमानी कर रहे हैं, उनको नहीं रोक रहे। हमने कहा यार, आम कार्यकर्ता से उठ के देश के सर्वोच्च पदों तक पहुंचने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तुलना मैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी से कैसे करूं? आप ही मेरे को बता दो, आप ही बता दो। और रही बात वो अपनी सत्ता चला रहे हैं, अरे तो भाई जीते हैं तो अपनी सत्ता चलाएंगे ना, तुम्हारी सत्ता क्यों चलाएंगे? तो बड़ी अजीब सी बात। अब या तुम्हें क्यों चलाने देंगे? तुम्हें क्यों चलाने देंगे भाई? हाँ, और मतलब इन दोनों की तुलना कहाँ हो सकती है और कैसे हो सकती है? मेरी ये भी एकदम समझ के बाहर है साहब कि एकदम मामूली कार्यकर्ताओं से मामूली लोग उठ के यहां तक पहुंच गए, और आप कह रहे हैं साहब बताइए, आप राहुल और प्रियंका को क्यों कह रहे हैं आप मोदी और शाह? अरे क्या कोई तुलना है भाई? नरेंद्र मोदी अपने किस खानदानी को चुनाव में लेकर के आए हैं या सक्रिय राजनीति में लेकर के आए हैं? अरे या नरेंद्र राज्यसभा मोदी या को कौन लोकसभा लेकर का आया चुनाव? ये बताइए ना। नरेंद्र मोदी तो बाद में नहीं लाए, नरेंद्र मोदी को कौन लेके आया? बंदा 30 साल तक चप्पल चटकाया वहां पे, मतलब कभी यहाँ घूम रहे, कभी वहां घूम रहे, कार्यकर्ता करने के घूम रहे हैं, सड़क पे वो कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं, लोगों का खाना बना रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, रिलीफ मेजर्स जा रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों की सब। अरे भाई, नरेंद्र मोदी को कौन लेके आया? इंडियन अगर लड़की के ऊपर आया आदमी। और वंशवाद की परिभाषा कई लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी राजनाथ का बेटा है, कुछ लोग कहते हैं प्रेम कुमार धूमल का बेटा है, कुछ लोग और नाम लेते हैं। अरे भाई, वंशवाद ये होता है कि एक कमरे में बैठ कर के माँ, बेटा और बेटी और अपने दो ऐसे समर्थकों के साथ तय कर लें कि हमें वायनाड से किसको लड़ाना है। केवल ये 3 लोग और 2 इनके बैठाए गए पदों पर लोग, एक मल्लिकार्जुन खड़गे और एक केसी वेणुगोपाल। पूरी पार्टी जाए भाड़ में। किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं है, सीईसी का कोई मतलब नहीं है, सीडब्ल्यूसी का कोई मतलब नहीं है, और सीधे बैठ करके तय कर लें कि प्रियंका गांधी वाड्रा को भी लोकसभा में लाएंगे और वायनाड सीट से लड़ेगी जहां से राहुल गांधी ने सीट वैकेंट की है। ये होता है सर, खानदानशाही। वंशवाद की परिभाषा मैंने आपके प्रोग्राम पे मैंने वंशवाद की परिभाषा बताई थी। वंशवाद ये है कि 2004 का चुनाव हारकर अटल बिहारी राजनीति से बाहर हो जाते हैं, 2009 का चुनाव हारकर लाल कृष्ण आडवाणी राजनीति से बाहर हो जाते हैं, लेकिन 55 से 60 चुनाव हारकर राजीव गांधी आज भी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता बने हैं। राहुल जी, माँ भी बनी हुई है, बहन भी बनी हुई है, अगली जनरेशन। ये वंशवाद है। 14, 17, 19, 22 हार के भी अखिलेश यादव सर्वोच्च नेता बने हैं। ये वंशवाद है। 2019 के चुनाव में 0 सीट लाने के बाद भी अखिलेश तेजस्वी यादव बिहार की उम्मीद बने हुए हैं। ये वंशवाद। डीएमके के करुणानिधि के एक परिवार में उनकी 2 पत्नियों से इतना भरा पूरा परिवार है, उसके एक साथ 1 दर्जन लोग राजनीति में मंत्री, विधायक, सांसद बने हुए हैं। ये वंशवाद है।
मुलायम सिंह 5 सीट जीते थे, 5 सीट, और 5 की 5 उनके सफाई परिवार की थी। आप सोचिए, मुलायम सिंह, अखिलेश, डिम्पल, धर्मेंद्र और एक और था अक्षय, ये 5 लोग जाके संसद में बैठते थे। एक परिवार, एक पार्टी 5 सीट जीतती है और 5 सीट एक परिवार से, और वो 5 जाके संसद में एक साथ बैठ जाते। मुलायम सिंह ने कहा इसको, और ऐसे वैसे नहीं कहा, उन्होंने संसद में कहा। उन्होंने कहा लोग मुझे ताना देते हैं कि साहब आपका पार्टी नहीं परिवार आता है। वो वंशवाद। तो अब तो बहुत सारे खानदान अपने अपने परिवार को बढ़ाते हुए लोकतंत्र भी बचाएंगे और संविधान भी बचाएंगे देश का। मैंने बताया कि देखिए, रेहान वाड्रा तैयार हो गए हैं, रेहान राजीव वाड्रा तैयार हो गए हैं, अभी मिराया इंदिरा वाड्रा भी आ जाएगी, फिर दोनों भाई बहन मिलकर एक और जोड़ी तैयार हो जाएगी। ये लोकतंत्र भी बचाएगा, ये देश भी बचाएंगे, संविधान भी बचाएंगे। और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा कोई कठपुतली सामने खड़ा कर दिया जाएगा और वो कहेगा कि पार्टी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है, मैंने निर्णय लिया है। मतलब आप सोचें इस बात को कि मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या कीमत चुकाई। उसने भारत के प्रधानमंत्री पद को एक गैर संवैधानिक संस्था के अधीन कर दिया। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के सर पे, पूरी गैर संवैधानिक संस्था भाई, उसका संविधान से क्या लेना देना। और मनमोहन सिंह उस पर रिपोर्ट करते थे। पीएमओ की फाइलें, प्रधानमंत्री कार्यालय की फाइलें नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में सोनिया गांधी के पास जाती थी। किस अख्तियार से? मनमोहन सिंह अपनी शपथ का उल्लंघन कर रहे, जो पद और गोपनीयता की शपथ होती है उसका उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने भारत के प्रधान, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश, सबसे बड़े लोकतंत्र के जो प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद है, उसको उन्होंने एक गैर संवैधानिक संस्था के हवाले कर दिया। साहब सोच के देखिए इस बात को। ये मतलब मैं रैंट नहीं कर रहा हूं और मामूली बात नहीं है ओंकार जी। ये जो कांग्रेस के भीतर G23 बना था, उसकी डिमांड क्या थी? वो बना क्यों था? वो बना इसलिए था कि सोनिया गांधी फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष पद पर ला करके पार्टी के ऊपर थोपना चाहती थी। और जब वो विरोध शुरू हो गया तो फिर ये एक मैसेज देने के लिए कि नहीं नहीं, हमारा परिवार कोई अध्यक्ष पद के लिए मरा नहीं जा रहा है। जबकि 1998 में चचा सीताराम केसरी को जिन हालातों में निकाल बाहर फेंका गया कांग्रेस के दफ्तर से, उनकी नेम प्लेट उठा करके बाहर फेंक दी गई, उनको बाथरूम में बंद कर दिया गया जब नए अध्यक्ष के चुनाव का ढोंग रचा जा रहा था। उस समय से लेकर के 98 से लेकर के और 2017-18 तक लगातार सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी रही। पार्टी में कभी ऐसा नहीं हुआ, कांग्रेस में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक छत्र राज हो गया हो और कोई कुंडली मार करके बैठ गया हो। और उसके बाद कुछ समय के लिए राहुल गांधी बने, राहुल गांधी हटे तो फिर सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बन करके बैठ गई। जब इसका विरोध होना शुरू हो गया तब जाकर के सोनिया और परिवार ने सोचा कि मनमोहन सिंह की तरह एक कठपुतली अध्यक्ष ले आओ ताकि हम पर कोई सीधा अटैक ना करे। यानी उस अटैक और बदनामी से बचने के लिए ये मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के आए। मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले अशोक गहलोत को लाना चाहते थे। अशोक गहलोत ने जब शर्त रख दी कि मैं अध्यक्ष भी बनूंगा और चीफ मिनिस्टर भी बना रहूंगा, फिर खड़गे को लाया गया। तो वो एक ढोंग था, एक पाखंड था, ताकि इन पर सीधे आरोप ना लगे। पर वो स्थितियां परिस्थितियां तो इन्होंने फिर पैदा कर दी। यानी सारे पद आपको चाहिए, पार्लियामेंट में कई कई सीटें आपको चाहिए, और जब चुनाव लड़ने की बात हो तो फिर परिवार का ही कोई आदमी लड़ेगा, किसी कार्यकर्ता को मौका नहीं देंगे वायनाड से। देखिए साहब, कांग्रेस के संविधान में अध्यक्ष पद 1.5 साल के लिए है, सिर्फ 1.5 साल, 18 महीने के लिए। ये कांग्रेस का संविधान कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। 18 महीने के लिए अध्यक्ष पद निर्धारित है। 22 साल अध्यक्ष रही है तकरीबन सोनिया गांधी।
लगातार बीच में थोड़ा सा और अपने लड़के को लाना छोड़कर तमाशा बना के रख दिया साहब पार्टी का। आपने पार्टी का तमाशा बनाया, पार्टी का अपना तमाशा बन गया। तीसरा लगातार चुनाव है कि कांग्रेस पार्टी 100 सीट नहीं पाई। अब लाख चिल्लाते रहिए मोदी का ये कर दिया, मोदी का वो कर दिया। मियां अपना सोचो, तीसरा चुनाव है आपका, आप 100 सीट नहीं पाए। मुझे याद है वेस्ट बंगाल में इनका 0 आया था, 0, और ये भाजपा की हार सेलिब्रेट कर रहे थे। तो वेस्ट बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा साहब आप किस बात का अध्यक्ष आप सेलिब्रेट कर रहे हो, हम 0 पे चले गए यार, थोड़ी तो शर्म करो। तो आपने पार्टी का माहौल बना के रख दिया और जनता ने उसी हिसाब से उसको फल दे रखा है। एक चित्र मैं अपने दर्शकों को बार बार दिखा रहा हूं 4 जून के बाद से ही। ये वो चित्र है, इसमें माँ, बेटा, बेटी और मल्लिकार्जुन खड़गे आपको विक्ट्री का साइन दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पीछे इंदिरा गांधी का फोटो भी लगा हुआ है, राजीव गांधी का भी लगा हुआ है। पता नहीं कैसे अभी किसी ने अकल दी या इनको अकल आई। लाल बहादुर शास्त्री का और मनमोहन सिंह का भी चित्र आपको पीछे लगा हुआ दिखाई दे रहा है। गांधी जी का तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो स्थितियां परिस्थितियां हैं साहब, अब अगर वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा जीत करके आ जाती हैं तो ये राहुल गांधी के लिए लाभदायक होंगी या नुकसानदायक होंगी, क्योंकि उनके बराबर में बैठेंगी लोकसभा में, कुछ कुछ मुद्दों पर बोलेंगी भी। और अभी तो ये भी फिर तय होना है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। देखिए अगर प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़के जीत जाती है तो आप मान के चलिए कि नेता प्रतिपक्ष प्रियंका गांधी ही हो। राहुल गांधी इस जिम्मेदारी में बनने के तैयार ही नहीं है, वो तो इतने दिन से सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम कि अगर एक बार वो नेता प्रतिपक्ष हो गए तो साल में 65 बार, आरटीआई बताती है कि साल में 65 बार विदेश जाते हैं, फिर वो नहीं हो पाएगा। आप देखिए कि इधर पार्लियामेंट शुरू होती तो राहुल गायब हो जाते, फिर वो नहीं हो पाएगा कि नेता विपक्ष गायब कैसे होगा। तो इसको आप मान के चलें कि अगर सोनिया प्रियंका जीत जाती हैं तो प्रियंका ही लोकसभा में नेता होंगी, और नहीं होगी तो कोई और होगा, राहुल गांधी तो नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि प्रियंका लड़ेंगी तो वायनाड से ही लड़ेंगी, रायबरेली नहीं आएंगी। इसलिए नहीं आएंगी कि रायबरेली में एक जीत हो गई, अमेठी में भी साथ में हो गई, तो अब इस रिस्क को दोबारा नहीं लिया जाएगा। वायनाड में मुस्लिम और क्रिश्चियन परसेंटेज मिला के 65% होता है, तो बड़ा सेफ इलाका है वहां से लड़ने के लिए। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है कि आप एक तरफ कहते थे कि प्रियंका लड़ जाती तो नरेंद्र मोदी हार जाते, और दूसरी तरफ प्रियंका उत्तर प्रदेश आने की हिम्मत नहीं जुटा रही है, 15 साल से घूम रही है। चलिए उनको भी सामने आने दीजिए, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा का कंट्रीब्यूशन क्या है कांग्रेस पार्टी के भीतर एज जनरल सेक्रेटरी? क्या कंट्रीब्यूशन है उनको? 2019 में भी 2022 में भी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी उत्तर प्रदेश की, क्या नतीजा रहा? और एक बार तो विधानसभा का चुनाव ये कहकर के लड़ी थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और 30% 40% महिलाओं को टिकट दे दिए। सबसे निकृष्टतम प्रदर्शन कांग्रेस का उन्हीं के महासचिव और प्रभारी रहते हुए। 2%। तो इनका कंट्रीब्यूशन कांग्रेस के लिए क्या है, सिवाय इसके कि 2004 से अपनी मम्मी और अपने भाई के लिए बस अमेठी और रायबरेली में ये चुनाव प्रचार करती हैं, जनसंपर्क करती हैं, इसके अलावा तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उनकी नाक इंदिरा जी से मिलती है। एक कांग्रेसियों से पूछे तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बता। अच्छा आप देखें मैं क्या जवाब दूं ओंकार जी इस बात का, जहां पे रेहान वाड्रा को रेहान राजीव वाड्रा कह के तैयार करा जा रहा है कक्षा 5, 6, 7 की उम्र से, उसमें फिर प्रियंका के लिए क्या ही कहा जाए। और उसके बाद अगर आप कांग्रेसियों का जुनून देख लीजिए, इन लोगों, प्रियंका दीदी, प्रियंका दीदी, सुप्रिया श्रीनेत जैसे लोग रोने लगते, आंसू बहा बहा के रोने लगते। ऐसा जुनून तो मोहनदास करमचंद गांधी का नहीं नजर आएगा। मतलब
मैं क्या बताऊं ओंकार जी, आप आप ही बेहतर बता सकते हैं। मैं तो कभी कभी एकदम निरुत्तर हो जाता हूँ इन सवालों के आगे। सुप्रिया श्रीनेत तो खैर इतनी मार्स लीडर हैं कि जब वो चुनाव लड़ी थी तो आप खुद ही बता सकते हैं कि कितने वोट उनको मिले थे। नहीं सर, आपके प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था कि साहब जो जिन्होंने उनको 5 या 6 लाख वोटों से चुनाव हराया, वो शख्स आज इंटरनेट पे, ट्विटर पे मौजूद है। सुप्रिया श्रीनेत का एक एक ट्वीट 20-20 हजार, 50-50 हजार लाइक लाता है। उस शख्स का एक ट्वीट 10 लाइक का मोहताज होता है, और उसके बाद वो सुप्रिया श्रीनेत को 6 लाख वोटों से हराता है। सुप्रिया श्रीनेत बाजा बज जाता है, जमानत जब्त हो जाती है। पहली और आखिरी चुनाव इस बार उनसे, पवन खेड़ा से पार्टी कहती रह गई कि साहब कैंडिडेट नहीं मिल रहे, चुनाव लड़ जाओ, तो भाखड़े। बस जिंदगी की एक अभिलाषा है कि साहब किसी तरह राज्यसभा पहुंच जाए, पर उसमें भी राज्यसभा भेजने का भी जब नंबर आता है तो उनको इमरान प्रतापगढ़ी याद आते हैं। बच्चा बच्चा चीख रहा है, मैं मुख्तार अंसारी हूं, सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा, ऐसी कालजयी रचना लिखने वाले इमरान प्रतापगढ़ी उनको याद आ जाते हैं, प्रियंका गांधी को। बस ऐसे ही है साहब, देखें। और बल्कि भाई बहन, जब राज्यसभा की लिस्ट जारी हुई थी नामांकन की, और पवन खेड़ा का उस पर नाम नहीं था, तो पवन खेड़ा ने ट्वीट किया था, शायद मेरी हाँ, तपस्या में कुछ मेरी कमी रह गई। तो अब बताइए, तपस्या तपस्या में ही कमी। उसके लिए हो रही तो फिर क्या कहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब प्रवक्ता बनते ही आपको लगता है कि आपने तपस्या शुरू कर दी है पार्टी में, और अब आपकी राज्यसभा सीट और दिल्ली में एक छोटा सा बंगला तो तय ही है। ओंकार जी, राज्यसभा सीट अगर वरदान है, और जो कुछ आए बाएं शाए बोल रहे हैं अगर ये तपस्या है, तो आप समझ लीजिए भगवान कौन है, इनके भगवान कौन है। राज्यसभा सीट अगर बिल्कुल। वरदान है, प्रवक्ता बन के ऊट पटांग बोलना अगर तपस्या है, तो मान लीजिए उनके भगवान वही राहुल गांधी। अनुपम जी, अब मैं एक गंभीर सीरियस नोट पे आता हूँ। ये जो आज का फैसला है कि सर साहब, एक थोड़ा सा आपको वो कर रहा हूं, थोड़ा मजाकिया लहजे में हम लोग जरूर बात कर रहे थे, पर ये मामले ये भी साहब बड़े गंभीर थे। अगर बिल्कुल कक्षा गंभीर। 5 के लड़के को उसके नाम के आगे प्रधानमंत्री का नाम लगा के उसको अगले प्रधानमंत्री के रूप में तैयार किया जा रहा है, तो ये भी बड़ा गंभीर मामला है सर। लेकिन हमारे देश के मतदाता, मुझे लगता है कि अभी भी इस परिवार को दूसरे अंदाज में गंभीरता से लेते हैं। ये जो सीरियस मूवमेंट हो रहे हैं और जो कुछ लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये जो वंशवाद को आगे बढ़ाने की लगातार कोशिशें चल रही है, जब भी जरा सी मजबूती इनको मिलती है वंशवाद पर उतारू हो जाते हैं, और अलग अलग राज्यों में भी वंशवादी चेहरों को ही आगे बढ़ाते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से अगर उन राज्यों की कांग्रेस इकाइयों में मत विभाजन से नेता चुने जाएं, तो मेरे विचार से वो वंशवादी चेहरे कहीं दिखाई नहीं देंगे आपको। अगर गोपनीय मतदान से ये तय होने लगे कि साहब आप तय करिए कि किसको आप नेता बनाने चाहते हैं राज्य में। पर मैं एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ। प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड से लड़ाया जा रहा है, तय हो गया, तय कर दिया उन्होंने। अब वो लड़ेंगी ही लड़ेंगी, जीत गई तो पार्लियामेंट में भी आएंगी। अब ये क्या सीन होगा पार्लियामेंट के भीतर? ये नरेंद्र मोदी सरकार के लिए, जो वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उनके लिए जो वो अब तक नैरेटिव इस परिवार के बारे में चलाते रहे पूरे देश में, उनके लिए रास्ता और आसान हो जाएगा। पता नहीं साहब, मैं कह नहीं सकता। रायबरेली और अमेठी का नतीजा देखने के बाद मैं बहुत कुछ गारंटी से कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से भाग जाते हैं वायनाड, केरल जाके वो उत्तर भारतीयों को गाली देते हैं, कहते हैं उनको वोटिंग करना नहीं आता। वोटिंग करना तो साउथ के लोगों को आता है। और ऐसे राहुल गांधी जब लौट के आते हैं, वो 4 लाख वोट से जीत जाते हैं, तो फिर मैं क्या कह सकता। आप शर्मा जी
जिन्होंने कभी जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ा, वो गांधी परिवार की खड़ाऊ लेके जाते हैं और स्मृति ईरानी जैसी नेत्री को हरा देते हैं, जो 10 साल से वहां रह रही है, कैंप कर रही है, जिसने अपना मकान बना लिया वहां। तो फिर मैं इसका क्या जवाब दूं? इसमें दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी के लिए, भाजपा के लिए एक थोड़ी सहूलियत हो जाएगी निशाना लगाने की। पर प्रियंका गांधी तो पहले से लगातार प्रचार कर रही थी ना, वो पहले से निशाने पे थी। क्या फर्क क्या पड़ा? अगर उसके बाद भी इस देश की जनता का एक हिस्सा उनको अपना नेता ही नहीं अपना भगवान मानने पर आमादा है, तो कोई क्या ही कर सकता है। लेकिन हमको ये भूलना नहीं चाहिए ओंकार जी, कि जिस पार्टी ने इमरजेंसी के बाद भी अच्छी खासी सीटें निकाल ली थी इंदिरा जी ने, वो पार्टी आज 3 बार से अगर 100 सीटों का आंकड़ा नहीं छू पा रही है, तो फिर आप मान के चलें कि कहीं ना कहीं इनका वंशवाद लोगों को परेशान भी कर रहा है। और एक और पहलू पर चर्चा कर लें। अभी तक हम लोग अपने प्रोग्राम्स में ये चर्चा करते रहे कि प्रियंका गांधी वाड्रा को ये इसलिए आगे नहीं ला रहे हैं चुनाव के लिए, लड़ने के लिए, क्योंकि इनके जो एसेट्स हैं, इनके पति के जो एसेट्स हैं, वो उजागर हो जाएंगे जब शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा। प्रॉपर्टीज का और जो भी चल अचल संपत्ति है, उसकी सारी जानकारी आपको देनी पड़ेगी चुनाव आयोग को। क्या वो एक बड़ा रिस्क लेकर के ये लोग प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड से चुनाव मैदान में उतार रहे हैं? देखिए साहब, मेरा अपना मानना है कि इतने दिन प्रियंका नहीं आई और अब फाइनली आ रही है, तो बहुत जल्दी प्रियंका का आपको इलेक्शन एफिडेविट भी नजर आ जाएगा। और मैं अभी से आपके चैनल पे बोल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ उसकी ठीक ठाक व्यवस्था हो गई, वो इतना ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं लगेगा और कहीं ना कहीं उस पैसे का ठीक ठाक निवारण हो चुका होगा। और बच्चे वयस्क हो गए हैं, हो सकता है। देखिए, आपने देखा था कि अभी कुछ दिन पहले सामने आया था प्रियंका की बेटी 1,500 करोड़ की मालकिन। तो बच्चे वयस्क हो गए हैं, उन लोगों के नाम चला गया होगा, ट्रस्ट में चला गया होगा। क्या भारत के लोगों को इस बात का अंदाजा है कि गांधी परिवार का सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो ट्रस्ट में? राजीव गांधी फाउंडेशन, जवाहरलाल नेहरू फाउंडेशन, न्यू इंडिया, यंग इंडिया, जिसमें पूरा नेशनल हेराल्ड खरीद लिया गया। तो इस तरह करके जो ट्रस्ट है, राजीव गांधी फाउंडेशन, जवाहरलाल नेहरू फाउंडेशन, यंग इंडिया, इन सब में इतना, और ऐसे कई 1 दर्जन भर ट्रस्ट है इनके पास। तो इनमें आप देखें, हमारे प्रयागराज में आनंद भवन है। हम लोग को बचपन से बताया जाता है कि साहब इंदिरा गांधी ने अपना घर ही दान कर दिया देश के नाम, लेकिन आप घुस नहीं सकते उसमें। तो पूरा सोनिया गांधी उसकी चेयरपर्सन है। और जवाहरलाल नेहरू फाउंडेशन को दान कर दिया गया, और जवाहरलाल नेहरू फाउंडेशन की चेयरपर्सन खुद सोनिया गांधी। तो मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना कि ओंकार चौधरी साहब अपना सारा कुछ एक ऐसे ट्रस्ट में दान कर दें जिसमें ओंकार जी की पत्नी, ओंकार जी के बच्चे, सब कुछ हो, और ओंकार जी उसके लाइफ लॉन्ग चेयरमैन। मतलब ये तो बेवकूफ बनाने की लिमिट है ना साहब। तो इसको मैं फिर से, मैंने इस पे वीडियो करूंगा कोई दिन अपने चैनल घूमता आईना पर, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि इन्होंने इनका तकरीबन 99% पैसा इन ट्रस्टों में लगा हुआ है, इन फाउंडेशंस में लगा हुआ है। और दिल्ली की एक सभा में मैं प्रधानमंत्री मान के नरेंद्र चल रहा हूँ मोदी, साहब कि कोई ट्रस्ट बन गई होगी, कोई फाउंडेशन बन गया होगा, और वाड्रा साहब का पैसा उधर डाइवर्ट हो गया होगा, और वो खड़े होकर बता देंगे मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं। हाँ, मैं तो वैसे ही बर्तन बेचने वाले परिवार से हूँ। मैं तो सामान्य सा आदमी हूँ। मेरे बारे में तो ईडी को गलत जानकारियां दी गई थी, वो तो ठीक है। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की एक सभा में साहब शराब घोटाले का और नेशनल हेराल्ड घोटाले का जिक्र किया था, और ये कहा था कि इस चुनाव के बाद और तीसरी सरकार बनने के बाद इनको हम छोड़ेंगे नहीं। अब आपको क्या लगता है?
सर मैंने आज अपने चैनल घूमता आईना पे एक छोटा सा प्रोग्राम किया है ईवीएम के ऊपर, जिसमें मैंने बताया है कि ईवीएम बार बार विवाद में क्यों आती है। उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस धमकी के बाद कि ना नेशनल हेराल्ड घोटाला छोड़ा जाएगा, ना शराब घोटाला छोड़ा जाएगा, ना जॉब फॉर लैंड वाला घोटाला छोड़ा जाएगा, तो ऐसे में पूरी लॉबी इनके खिलाफ लगी हुई है कि साहब इस सरकार को डिस्क्रेडिट कर दो, इस सरकार की विश्वसनीयता संदिग्ध कर दो, चुनावी प्रक्रिया को ही संदिग्ध कर दो, भारत भारत के लोकतंत्र के मुंह पे कालिक पोत दो, सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी इतने कमजोर हो जाएं कि उनकी हिम्मत ना पड़े इस तरह की कोई कार्रवाई करने की। और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार अखिलेश यादव के खिलाफ इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि पूरा कार्यकाल भ्रष्टाचार से भरा हुआ था। इन्होंने राहुल गांधी और ये जो नेशनल हेराल्ड वाला मामला था, इसको भी इन्होंने बहुत स्लो चलाया, बिल्कुल टच नहीं किया। केजरीवाल के खिलाफ भी बहुत लेट ये मूव किए। अभी आप देखिए अरुंधति राय के खिलाफ इन्होंने प्रोसिक्यूशन की इजाजत जरूर दी, लेकिन वो 2010 का मामला है साहब। 4 साल उधर कांग्रेस सरकार ले लो, 10 साल से आप सत्ता में हो, 14 साल लगते हैं सैंक्शन देने में। चलो कांग्रेस के 4 साल भूल जाते हैं, 10 साल से आप क्या कर रहे थे। तो मैंने उसका जिक्र किया है अपने उस प्रोग्राम में कि किस तरह छोटी सी बात पे उद्धव ठाकरे अर्नब गोस्वामी को बाल पकड़ के घसीटवा लेते हैं इनकाउंटर स्क्वाड भेज के। किस तरह ममता बनर्जी यूनिवर्सिटी के टीचर्स को केवल एक कार्टून बनाने के लिए जेल भेज देती है। किस तरह केजरीवाल शीश महल वाली स्टोरी करने वाली महिला पे SC/ST एक्ट लगा देते हैं। किस तरह उसमें अपने लड़के के नाम से भ्रष्टाचार चलाने वाले शख्स को मेरठ से गिरफ्तार कर लेते हैं। किस तरह कुमार विश्वास को गाजियाबाद से, तेजिंदर खन्ना को दिल्ली से गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। किस तरह स्टालिन अपने विरोधियों को गिरफ्तार करते हैं। किस तरह कांग्रेस सरकार, अभी आपने देखा अजीत भारती को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से कहीं इस तरह की कोई कार्रवाई देखी नहीं जा रही। एक एक दो टके का एक 2 टके का शख्स एक बड़ा सा आर्टिकल लगा देता है मिड डे में कि साहब फोन से हैक हो रही है ईवीएम, और इतना बड़ा आर्टिकल और इतना बड़ा एक अगले दिन खंडन आ जाता है, माफी भी नहीं, सिर्फ खंडन। और उस आर्टिकल को राजदीप सरदेसाई से लेके, राहुल गांधी से लेके, अखिलेश यादव से लेके पूरी दुनिया शेयर कर देती है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया शेयर कर देता, तमाशा बना देते हमारे लोकतंत्र का। और अगले दिन इतना छोटा सा खंडन जारी करके, मैंने आज अपने वीडियो में सब दिखाया है, बताया है। तो इन लोग हमारी पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को उसकी मुंह पे कालिक पोत रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र को संदिग्ध बता रहे हैं, बना रहे हैं। लेकिन क्या चुनाव आयोग और भारत सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है? मेरी नजर में साफ साफ वो कोई भी कार्रवाई जो इस देश के लोकतंत्र को, पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को संदिग्ध बना दे, सरकार से और देश से और पूरी सिस्टम से भरोसा उठा दे, वो देशद्रोह की संज्ञा में उसे दी जाती है, उस देशद्रोह की श्रेणी में आता है। पर क्या चुनाव आयोग या मोदी सरकार ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की? लेकिन मेरा मानना है कि जो कुछ उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा, अगर उसमें वो देरी करते हैं तो इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता डाउन होगी। ये वही देश बात तो मैं कह इंतजार रहा हूँ, कर आपने रहा वादा किया, आप उनको जेल भेजना चाहिए। ये देश इंतजार कर रहा है कि जो आपने कहा है वो आप करके दिखाएं, और जब तक नहीं और एक करेंगे चीज और देख लीजिए ओमकार जी, जब भी तब कोई तक शख्स ये राहुल हावी। गांधी को कोर्ट ले गया, जब भी कोई कोर्ट ले गया, ये माफी मांग के आए हैं। RSS को हत्यारा कह दिया था, माफी मांग किया है। जब इन्होंने कोई कोर्ट ले गया, माफी मांग किया है। इन्हों आज तक इनको कोर्ट में कोई बात इनकी साबित नहीं हो पाई। हर जगह इन्होंने, केजरीवाल ने, सबने माफिया मांगी। बात इनको सिर्फ कोर्ट ले जाने की है ओमकार जी। हाँ, लेकिन इनको गलतफहमी ये है ना कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब सूरत तो ये वाले मामले गलतफहमी में इस गलतफहमी के दोषी भी तो भाजपा सरकार है भाई। गवर्नर कह रहा है, मीडिया कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है, अगर उसके बाद भी ममता बनर्जी की सरकार बर्खास्त होना तो बहुत दूर की बात है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के स्तर से एक चेतावनी भी नहीं आती, एक चेतावनी भी नहीं आती। इसको क्या समझा जाए? आप देखिए 18 सीट जो थी आपकी वो भी गिर गई।
जब लोगों को समझ में आया कि साहब आपको वोट देने से हमारी यहाँ पिटाई होगी और आप रोकोगे नहीं, रोक पाओगे नहीं, आपका वोट गिर गया। ये विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था और ये लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला है कि वहां के हिंदू अब आशंकित और आतंकित हैं, दहशत जदा हैं। बिल्कुल सही बात सर कह बस रहे हैं आप। एक बात जोड़ूंगा सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना पाकिस्तान ने भी देख लिया और दुनिया ने भी देख लिया। अब समय आ गया कि वो देश के अंदर भी दिखा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए। और आप सभी दर्शकों से एक निवेदन है, घूमता आईना जरूर देखें, वहां पर बहुत अच्छे विषयों पर अनुपम जी वीडियो लेकर के आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक्स। थैंक्स।